अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर डार्क ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट, जो कि 8 पार्ट है, वो शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच इस स्टोरी को पसंद करने के लिए। आई होप जो कुछ मैं आपको कहना चाहती हूँ इस स्टोरी के थ्रू आपको वो समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर क्या ही कर सकती हूँ। आज के बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी और इसके बाद आप लोग प्लीज़ रिबॉर्न को भी सपोर्ट कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और थोड़ी मीनिंगफुल और मैसेजेस वाली स्टोरीज़ लेके आती रहूँ। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो शियान जो वांगजी को साथ लेके और अपने बेटे को साथ लेके अब हॉस्पिटल से निकल ही चुका था। वांगजी नहीं जानता था कि वो उसे कहाँ ही लेके जाने वाला, लेकिन जहाँ भी लेके जाए उसे तो उसके साथ ही जाना है ना। चाहे वो उसे जन्नत में ले जाए या जहन्नुम में, उसके लिए हर वो जगह अच्छी होगी जहाँ वो उसके साथ है। वो बस उसके पीछे पीछे ही चल रहा था, जैसे हमेशा एक पागल आशिक अपने महबूब के पीछे ही चलता है। वो शियान के एक हाथ में अपना बैग था और दूसरे हाथ से उसने अपने सोए हुए बच्चे को उठा ही रखा था। और वांगजी को जैसे अपनी फैमिली आज कितने टाइम बाद कंप्लीट ही फील हो रही थी। उसे कोई हक नहीं था कि वो कोई सवाल करे, लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्ज़ी जाएं। आप मेरे साथ रहना चाहते हैं ना, तो जहाँ मैं जाऊँगा आपको चलना होगा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा नीच नहीं हूँ कि मैं अपने गुस्से का बदला लेने के लिए या अपने दर्द का बदला लेने के लिए आपके साथ कुछ गलत करूँगा। बस चलते रहें। वो उसे थोड़ा आगे लेकर अब टैक्सी को बुला ही रहा था और फिर उसने अपना मोबाइल से दादू को कॉल भी की थी। हम गांव आ रहे हैं दादू। और आगे से दादू ने उसे कुछ बताया ही था। क्या सच में मैं ऐसा ही करूं? ओके, ठीक हो गया। उसने कॉल बंद ही कर दी थी और फिर टैक्सी आ ही चुकी थी। वो तीनों अब उस टैक्सी में बैठ ही चुके थे और फिर वो शियान ने उसे अपने घर का एड्रेस ही बोल दिया। हम तुम्हारे घर जा रहे हैं क्या? तुमने तो अभी दादू से बात की, तुमने बोला तुम गांव जाने वाले हो। तो गांव क्यों चलेंगे हम, जब दादू यहाँ पे हैं? और दादू ने मुझे बुलाया ना। लेकिन वो तुम्हारे पापा, वो तुम्हारी मामा, वो वो सब आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसे मुंह उठा के कहीं भी चला जाऊँगा। समझ गए? बस अब और कुछ नहीं बोलना मुझे। वांजी चुप ही हो गया था और उशियान के बैग को उसने पकड़ ही लिया था। बच्चा अब भी उशियान की गोद में था और वो कैसा ही बाप था, अभी तक उसे अपने बच्चे का नाम तक ही नहीं पता था। वो उसे दूध लेके दे चुका था और उसका हाली फीडर फिर से फाड़ ही चुका था। और वो कोई बहुत ही अच्छा बच्चा था जो के पास खाने पीने के बाद सो ही जाता था। वो उशियान की गोद में सो रहा था और उशियान पास उसको देख ही रहा था। उसे याद आया था उसके बचपन की कितनी सारी तस्वीरें उसने देखी थी। वो जैसे पूरा का पूरा उसके बचपन की तस्वीर ही तो था, बिल्कुल उसी जैसा। बस थोड़ा ही फ़र्क होगा उसमें। उसके चीक्स वांगजी जैसे थे, वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी थे, और उसके बाल वो भी तो वांगजी जैसे थे। बाकी तो वो पूरा वो शियान जैसा ही था। वो उसको देख ही रहा था और फिर उसे एकदम से ख्याल आया, इसका नाम नहीं रखा तुमने कुछ? नाम? हाँ, बेटे का नाम नहीं रखा तुमने? इससे मैं वीशु कहता हूँ। ये कैसा नाम हुआ? वीशियान मैंने इसका नाम रखा था, लेकिन क्या? फिर वीशु क्यों बोलते हो? तो क्या तुम्हारा सरनेम यूज़ करता? जब किसी को पता ही नहीं था कि इसका बाप कौन है, तो मैं कैसे तुम्हारा सरनेम इसे दे देता? सरनेम नहीं दे सकते थे, लेकिन नाम तो दे दिया मेरा। शियान क्यों रखा इसका नाम? मुझे अच्छा लगता था तुम्हें ऐसे शियान बुलाना। तुम्हारे पापा भी तो तुम्हें यही कहते थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये नाम। जब मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, तो मेरे लिए जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। मैं जेल में चला गया था।
मुझे वहाँ पे फिर से दौरे ही पड़ते थे और मेरी मेंटल कंडीशन को देखते हुए उन साहब ने मुझे छोड़ ही दिया। पापा मेरे बाप थे ना, मुझे वापस ले गए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दूँ, लेकिन मैं कैसे करवाता? नहीं करवा सकता था। ये तुम्हारी निशानी था, मेरे प्यार की निशानी। मैंने पापा को बोल दिया था मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाऊँगा। वो कितना ज़्यादा गुस्सा हुए थे। वो मुझे घर में नहीं रखते थे। मैंने सारा टाइम पास सर्वेंट क्वार्टर में गुजारा था। जब ये पैदा हुआ था और मैंने इसे देखा तो मुझे लगा जैसे तुम मेरे पास वापस आ गए पास, इसीलिए मैंने इसका नाम विषयानी रख दिया। मुझे क्या पता था तुम ज़िंदा होगे तो मैं तुम्हारा नाम इसे नहीं देता। कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो मेरी हर चीज़ पे इसका हक है, चाहे मेरा नाम ही क्यों ना हो। तो आप यहाँ पे कैसे आ गए फिर? उस शान को खुद भी नहीं पता था वो काफ़ी तुम से आप और आप से तुम पे आ जाता था। मैं 2 साल तक वहाँ ही रहा था। पापा वो मुझे मना करते थे मैं ज़्यादा इसको बाहर लेके नहीं जाऊँ। उन्होंने इसके लिए मेड रखी थी जो कि पास इसका ध्यान ही रखती थी। वो सबको यही कहते थे कि ये उनकी मेड का बेटा है, लेकिन सच्चाई तो बस मैं और पापा ही जानते थे। ये मेरा बेटा है, मैं बस इसी में खुश था। चलो ये मेरे पास तो है, मेरी आंखों के सामने तो है। मैं बस कभी कभार ही घर में जाता था जब कोई गेस्ट आए हो या कुछ ज़रूरी काम हो, नहीं तो बस मैं उस मेड के सर्वेंट क्वार्टर में ही रहता था अपने बच्चे के साथ। मैं इलाज करवा रहा था और वैसे ही मैंने इतना सारा टाइम गुजार दिया। मैं मेडिसिन लेता था, मैं काउंसलिंग के लिए जाता था, मैं अपने बच्चे के साथ ही रहता था। मैंने और कुछ भी नहीं किया सिवाय इसे प्यार करने की और तुम्हें याद करने के। बस अपना इलाज करवाया मैंने। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हें नहीं होना चाहिए यकीन। मैंने इतने झूठ बोले, इतना बुरा किया कि तुम्हें क्यों यकीन होगा? सर, 1 मिनट गाड़ी रोकिएगा प्लीज़। वांगजी ने जैसे ड्राइवर को बोल ही दिया था और वो अपने अपार्टमेंट के सामने ही आ चुका था। अंदर चलोगे मेरे साथ? लेकिन क्यों? मेरा कुछ सामान है, अगर तुम हमें साथ लेके जाना चाहते हो तो मुझे वो लेना होगा ना, और विशु के कपड़े वो सब। हाँ, ओके, आप कुछ देर रुकिए, हम अभी आते हैं। वो उसे लेके अंदर जा ही चुका था उसके अपार्टमेंट में। उसकी मेड जो बस वहाँ पे काम ही कर रही थी। लीज़ा, मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, मैं फिर आ जाऊँगा। तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी, बस घर का ख्याल रखना। जी सर। वो बस इतना बोल के काम में बिज़ी हो गई थी और वांगजी जो कुछ अपने और कुछ विशु के कपड़े रख ही रहा था और उसका कुछ सामान भी। उसने कुछ फाइल्स ला के पास वो शियान के आगे ही रखी थी। ये मेरी फाइल्स हैं, इनमें मेरी सारी केस हिस्ट्री है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मैंने क्या कुछ किया, कैसी मेरी मेंटल कंडीशन थी और वो कैसे ठीक हुई, सब कुछ है। मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, ना तुमसे झूठ बोलूँगा। ये विशु का बर्थ सर्टिफिकेट है, तुम इसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हो। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तुम्हारे जैसा। सब कुछ इसी में है, और कुछ तुम्हें चाहिए तो बता देना। मुझे इतने सारे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। और तुम अब ज़्यादा खुद को मासूम बना के पेश मत करो तो अच्छा होगा। हम लेट हो रहे हैं, दादू बार बार कॉल्स कर रहे हैं और हमें घर जाना होगा। चलें? और हाँ, अपनी मेडिसिन भी ले लेना। मैं अब कोई मेडिसिन नहीं लेता, मैं मेंटली ठीक हो चुका हूँ। तुम चाहो तो रिपोर्ट देख लो। वो वाली मेडिसिन नहीं, वो जो हम अभी हॉस्पिटल से लाए हैं। ओके। वांगजी पास सब कहा माने जा रहा था और फिर वो वापस आके गाड़ी में बैठ ही चुके थे और थोड़ी देर के बाद ही तो वो शियान के घर में थे। मामा पापा जो सामने सोफ़ा पे बैठे हुए थे, उसकी दोनों छोटी बहनें जो अपने रूम में थी और दादू वो चेयर पे ही बैठे हुए थे। वो एकदम से अंदर ही आया था और पहली नज़र उस पे पापा की पड़ी थी और
वो एकदम से जैसे खड़े ही हो गए थे। चाय का कप उनके हाथ से गिर ही चुका था और फिर मामा थी, उनका मुंह भी तो खुले का खुला रह गया था। लेकिन दादू, वो एकदम मज़े से बैठे हुए थे। ये तुम हो शियान? हाँ, मैं हूँ। लेकिन तुम तो, हाँ, मर गया था। आप लोगों के लिए अभी भी मरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे दादू की खातिर आना पड़ा। ये तुम इसे क्यों लाए हो अपने साथ? पापा जो एकदम से वांगजी को देख के गुस्सा ही हो गए थे। क्यों नहीं लाता इसे साथ? ये मेरे साथ ही रहेगा। और ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है, आपका पोता है ये। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे पैदा नहीं किया, इसे वांगजी ने पैदा किया है। तो मतलब जो वो कह रहा था वो सच था? तुमने उसका रेप किया? बोलो बोलो, तुम सच में इतने ज़्यादा घटिया हो गए थे? मामा जो उसकी तरफ देख के गुस्से से बोली, और वो शियान उन्हें देख ही रहा था। वो 3 साल बाद उनसे मिल रहा था। बजाय वो उसको देख के खुश होती, उससे मिलती, उन्होंने आते ही उससे सवाल जवाब करना शुरू कर ही दिए थे। उसके घर वाले कभी नहीं बदल सकते, उसे पता है। लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। ये मेरा बेटा है और ये मेरी वाइफ है। अगर आपके हस्बैंड ने आपको बताया हो तो मैं यहाँ से इसके साथ शादी करके क्या था। और हाँ पापा, मैं आप सब के लिए मार ही चुका था। वो दादू थे जिन्होंने मुझे बचाया और अपनी दूर की एक बहन की बेटी के पास भेज दिया। मैं यहाँ से दूर था, लेकिन मैं मरा तो बिल्कुल नहीं था। क्यों मर जाता मैं? क्यों ही मर जाता? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे क्यों सज़ा मिलती? बस मैं आ गया। तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा जो उसे आगे बढ़ के हाथ काट चुके थे। लेकिन ये और इसका बच्चा यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये इसका बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। ये वहाँ ही रहेंगे जहाँ पे मैं रहूँगा। समझ आइए आप लोगों को। और आप मुझे ऐसे घर से निकाल नहीं सकते। इस प्रॉपर्टी में मेरा भी पूरा पूरा हिस्सा है हिस्सा ना दादू? हाँ बिल्कुल। दादू जी एकदम से खड़े ही हो गए थे और वो शियान के पास ही चले गए थे। सब कुछ तुम्हारा है, मेरा सब कुछ नहीं है दादू। मेरी बहनों का भी है, मैं उनसे उनका हक नहीं छीनूंगा। लेकिन जो मेरा है वो मुझे मिलना ही चाहिए। वो मुझे पापा और मामा को देना ही होगा। और हाँ, ये मेरा बेटा है, ये इनका वारिस है, इसे भी एक्सेप्ट करना होगा। हम यहाँ पे ही रहेंगे जब तक कुछ और इंतज़ाम नहीं हो जाता। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। चलो वांगजी, हम ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं। मेरा कमरा वहाँ पे ही है। वो उसे साथ लेके ऊपर ही जा रहा था और वांगजी कैसे चुपचाप उसके पीछे ही था। मामा पापा जो के पास हैरान ही थे। उससे कितनी ज़्यादा बातें सुनाई थी उन्होंने, लेकिन वो शियान ने जैसे एक बात भी नहीं सुनी थी। वो अपनी बहनों से मिला था और वो कितनी बड़ी सी लग रही थी। वो अभी 10 साल की नहीं हुई थी, लेकिन वो काफ़ी हेल्दी थी। वो अपनी एज से बड़ी ही लगती थी। वो कितने ज़्यादा खुश हुई थी, वो उससे लिपट ही गई थी। काका आप आ गए, कहाँ चले गए थे? मामा ने बोला आप हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हो। नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के जाऊंगा तुम लोगों को। मैं बस गया था और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसने अपने बेटे को उनके सामने किया था। ये देखो, ये तुम्हारा छोटा सा फ्रेंड है। ये हमारा फ्रेंड नहीं है, ये तुम लोगों का फ्रेंड है। ये तुम्हारा नेफ्यू है, इसका नाम शियान है। ये यहाँ पे ही रहेगा तुम्हारे साथ। ये मेरा बेटा है, तुम्हें इसके साथ खेलना होगा, इसके साथ अच्छे से रहना होगा। और ये इसकी मामा है, इनकी रिस्पेक्ट करना। समझ गए तुम लोग? जैसे अपनी मामा की करते हो बिल्कुल वैसे ही करना। लेकिन ये तो आपके टीचर है ना? हाँ मेरे टीचर हैं, लेकिन ये इसकी मामा भी हैं। ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना। और हाँ, आज से तुम लोग इन्हीं के पास पढ़ने वाले हो, मैंने बोल दिया ना। और यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो जैसे सब कुछ खुद ही डिसाइड कर चुका था और वांगजी चुपचाप ही बैठा हुआ था। उसके माँ बाप जो उसे डांट के डपट के चुप हो ही चुके थे और कहीं ना कहीं वो भी खुश थे। वो शियान वापस आ गया था और दादू ने उन्हें सब बता ही दिया था।
वो शर्मिंदा थे और ज़्यादा कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वांगजी बस चुपचाप ही था वहाँ पे और कैसे वो किसी मेहमान की तरह एक कोने में बैठा ही हुआ था। यहाँ पे चुपचाप रहने के लिए नहीं लाया हूँ मैं आपको। ये आपका घर है और ये रूम आपका है और मैं सब कुछ करूँगा अपने बेटे के लिए। थैंक यू सो मच विशियान, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। वांगजी एकदम से कैसे होश हुआ था और विशियान ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसके होंठों पे कोई स्माइल नहीं थी। मैंने आपको नहीं एक्सेप्ट किया और आपको क्या लगता है जो कुछ आपने किया मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं भूल सकता मैं। मैंने सिर्फ अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया है, उसकी माँ को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन वो मेरा होना और मेरी वजह से इस दुनिया में आया है। मैं उससे मुँह नहीं मोड़ सकता। वो मेरा बच्चा है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसके वजह से आपको भी। लेकिन आपको अपनी वाइफ तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। यहाँ पे पास यही वैल्यू है आपकी। शियान की मामा बन के रहो, इस घर के सन इन लॉ बन के रहो, मियाँ और सिया के ब्रदर इन लॉ बन के रहो, मेरी वाइफ बन के रहो, लेकिन इस रूम से बाहर, इस रूम के अंदर हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। येस आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं करता। तुमने बहुत बड़ापन दिखाया और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बिल्कुल तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं करूँगा और ना ही मैं इस पोजीशन में हूँ जैसा मैं हूँ। अगर मैं खुद को खुद भी एक्सेप्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, तो तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, मुझे इसे दे दो, मैं इसे सुला दूँगा। मैं इसे सुला सकता हूँ, इसका बाप हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हमारे बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो। मैं इसे लेके नीचे जा रहा हूँ मामा पापा के पास। आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवा दूँगा और हाँ, कुछ स्नैक्स भी। मेडिसिन ले लीजिएगा और आराम कीजिएगा। ये बस थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास। चलता हूँ मैं। वो अपने बच्चे को लेके बाहर चला गया था और वो बच्चा भी तो कैसे उससे फ्रेंडली हो ही चुका था बस एक दिन में। और कैसे ही नहीं होता, वो उसका बाप था और खून तो बस अपने खून को पहचान ही लेता है और उसके बच्चे ने भी पहचान ही लिया था। मामा पापा जो थोड़े गुस्सा थे, थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन वो भी शियान को एक्सेप्ट कर ही चुके थे। उन्हें थोड़ा टाइम ही लगा था और वो शियान ने बस मामा की तरफ थोड़े दुख से ही देखा था। क्या मामा आज भी वैसी होंगी? क्या आज भी वो मियाँ जिया को छोड़ के जाती होंगी, या शायद उसके मरने के काम ने उन्हें तब्दील कर दिया होगा? वो सोच ही रहा था और मामा उसकी तरफ देख ही रही थी। तो मैं यही लगता है ना कि मैं आज भी वैसी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मेरी वजह से हुआ जो कुछ हुआ। मैं तुम लोगों को सेव नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा दुखी थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं, कभी भी नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना। और तुम्हारे पापा, वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे किए हुए गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने हमेशा दूसरों के साथ गलत किया था और मैं भूल गया था। कभी कभार माँ बाप का किया औलाद के आगे आ ही जाता है। तुमने अच्छा किया जो तुम शियान को यहाँ पे ले आए, वरना ऐसा भी हो सकता था वांगजी के गुनाहों की सज़ा इसे मिल जाती। वांगजी ने ऐसे भी कोई गुनाह नहीं किए थे पापा। शायद वो बीमार था, वो मजबूर था। मैं समझ सकता हूँ, मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी, मैंने उसको इंसल्ट किया था। कहीं ना कहीं मैं भी कसूरवार हूँ और जो कुछ भी हुआ शायद उसकी वजह मैं भी हूँ। अब जो होना था हो चुका है। वो इसकी माँ है और प्लीज़ आप लोग उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कीजिएगा। वो यहाँ पे ही रहेगा, वो जैसा है जो भी है मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। उसके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता
जैसे मुझे फैमिली मिली वैसे ही मेरे बेटे को मिले। आप लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे ना? ये सच में मेरा ही बेटा है। ये आपका वारिस है और आपको वारिस ही तो चाहिए था ना दादू। देखें, मैं नामर्द नहीं हूँ। अब तुम कितना ज़्यादा मुझे शर्मिंदा महसूस करवाओगे? हाँ, मुझे पता है। अब बस कर दो। दादू जो पास आंखें झुका के बोले थे और वो आबूशियान के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते थे। सबको सच्चाई पता चल ही चुकी थी और वो इसे एक्सेप्ट भी कर ही चुके थे। वांगजी ज़्यादा उन लोगों के सामने नहीं आता था, वो बस अपने रूम में ही रहता था। वो अपने बच्चे को संभालता था और 2 दिन बस ऐसे ही गुजर चुके थे। वो शियान बस ऐसे ही था, उसने 2 दिन आराम ही किया था। उसकी अभी छुट्टियां चल रही थी और वो MBA के सेकंड ईयर में तो था। उसने दादू से मिलने के लिए यहाँ आने का प्लान बनाया था और अभी शायद उसे वापस जाना ही पड़ना था। मैं शायद बहुत जल्दी वापस चला जाऊँगा। आप रह लेंगे ना यहाँ पे? लेकिन क्या? मैं अकेला कैसे रहूँगा? आप पहले भी अकेले रहते थे ना? हाँ, रहता था, लेकिन अब तो नहीं। विशु को तो हमारी ज़रूरत है और अगर उसका बाप उसके साथ नहीं होगा तो वो कैसे रहेगा? वो अभी साहब से इतना ज़्यादा अटैच नहीं है जितना तुम्हारे साथ है और मैं उनके सामने नहीं जाता। मैं उसको लेके कैसे यहाँ पे रहूँगा? तुम प्लीज़ मत जाओ ना। तुम माइग्रेशन करवा लो, तुम यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो ना? प्लीज़ देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वांगजी कैसे बस रिक्वेस्ट ही किए जा रहा था और वशियान चुप ही हो गया। नहीं जाऊँ क्या? हाँ प्लीज़ नहीं जाओ। देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता और मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कौन सी जॉब? वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई थी। मैं विशु को अपनी मेड के पास कार में छोड़ के चला जाता था। वही जॉब है मेरी। मैंने 3 छुट्टियाँ काट ली और अगर ज़्यादा की तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा क्या? ये कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने वाली बात नहीं है वांगजी। आप जानते हो क्यों ज़िंदगी बर्बाद हुई मेरी? इसी वजह से। ये पैसे की हवस, ये बस खुद को इंडिपेंडेंट करने के चक्कर में जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया, मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कोई मेरे बच्चे के साथ करे। मेरा बच्चा छोटा है, उसे ज़रूरत है आपकी और आपको उसके पास रहना चाहिए। वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता कि उसकी माँ उसको छोड़ के बाहर जाके जॉब करे। ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बिज़नेस है, चाहे मैं खुद कुछ नहीं करता हूँगा, लेकिन ये सब कुछ मेरा है और इसी नाते मेरे बच्चे का और उसकी माँ का भी पूरा पूरा हक है हर चीज़ पे। आप घर में रहेंगे, जब विशु थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ गए आप? कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, मैं यहाँ पे रह के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पापा के साथ ऑफ़िस भी जॉइन कर लूँगा। इतना तो कर ही लूँगा ना कि अपनी छोटी सी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन आप बिल्कुल नहीं। जब तक विशु छोटा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसने जैसे बात ख़त्म कर दी थी और वांगजी फिर चुप हो ही गया था और तभी उसे नीचे से अपने अंकल की आवाज़ आई थी। वो जैसे ज़ोर ज़ोर से बोल ही रहे थे। वो यहाँ पे आ गए तो वो आपके लिए आए होंगे ना? मैं उनके सामने नहीं जा सकता। उन्हें प्लीज़ वापस भेज दो, वो मुझे ले जाएंगे। उन्हें ज़रूर पापा ने भेजा होगा। डोंट वरी, कोई कहीं नहीं लेके जा रहा आपको। मेरा बच्चा यहाँ पे है तो उसकी माँ भी यहाँ पे ही रहेगी, समझ गए? और वो बुरे क्यों ही हैं? तुम नहीं जानते, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मुझे उनसे डर लगता है, वो मुझे ले जाएंगे। वांगजी की बात सुन के वशियान जैसे एकदम से खामोश ही हो गया था। उसे 3 साल पहले अपने कहे हुए अल्फाज याद आ रहे थे। यही तो वो अल्फाज थे जो उसने 3 साल पहले अपने पापा और दादू के सामने बोले थे वांगजी के लिए। तो क्या वांगजी को भी कोई डराता था? क्या वो भी ऐसे ही मजबूर था जैसे उसने वशियान को मजबूर किया?
वो उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था और वांग जी की नज़रें एकदम से झुकी गई थीं। वो बस अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को नीचे ही रोक रहा था और वो शियान जो नीचे ही चला गया, लेकिन वो वांग जी को साथ लेके गया था। हेलो अंकल, हेलो, मेरे भतीजे को हमारे हवाले करो। बहुत हो गया, इसने जो कुछ हमारे साथ करना था काट चुका, जितना हमारा नाम बदनाम करना था काट चुका। मेरे भाई को कहीं इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये नाम मर्द कहीं का हमारे घर पैदा होना था। वो कैसे उसकी तरफ देख के गुस्से से बोल रहे थे और वांग जी पास चुप ही था। आप यहाँ से चले जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मिल चुके हो ना इससे, जिसके पीछे तुम पागल थे। मिल गया ना तुम्हें, तो बस बहुत हो गया। तुम इसके साथ एक दो रातें भी गुजार चुके होगे ना, तुम्हारी हवस पूरी हो चुकी होगी। तो बस इसका बच्चा करो इसके हवाले और चलो मेरे साथ। बहुत हो गया, तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले हो। हमारी कोई इज्जत है, हम क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे। सब जानते हैं तुम एक लड़के हो, तुम एक मर्द हो और यहाँ पे तुम किसी की वाइफ बन के रह रही हो। तुमने एक बच्चा पैदा कर लिया, तुमने झूठ बोला, हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम मज़ीद अपने मुंह पे लोगों की थू-थू बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें घर चलना होगा वांग जी। मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊँगा। कौन सा बच्चा? वो बच्चा जिसका बाप तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, जिसने कभी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं माना। मैं चाहे इसे वाइफ एक्सेप्ट करूँ ना या करूँ, आप कोई भी नहीं हो अंकल, समझ आई आपको। और ये हम दोनों के बीच की बात है। ये मेरे बच्चे की माँ है और ये यहाँ पे रहेगा। तुम अभी छोटे हो और जितने हो तुम्हें उतनी बातें करनी चाहिए। मैं कोई भी छोटा नहीं हूँ अंकल। मैं जब एक बच्चा पैदा कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गए आप। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और वांग जी वो मेरी वाइफ है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। वाह, व्हाट अ जोक। ये तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा ही जोक है, जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें इतना टॉर्चर किया जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आज तुम उसी वांग जी को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे हो। वाह, क्या बात है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, वांग जी ने मेरे साथ जो भी किया हो, उसने तभी किया था जब मैं उसके कंट्रोल में था और मेरे होश में रहते वो मुझे बिल्कुल काबू नहीं कर पाया। मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन सिर्फ उम्र में, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ से जा सकते हैं और अंकल को बोल दीजिएगा वांग जी कहीं भी नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे ही रहेंगे। और अगर अंकल चाहें तो वो उनसे मिलने आ सकते हैं। मुझे उनकी प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है, वो चाहें जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन वांग जी के लिए उन्हें यहाँ पे आना होगा। अगर वो उससे मिलना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना मेरा बच्चा कहीं जाएगा। बस कह दिया मैंने। तो ऐसी बात है, सही हो गया, चलता हूँ फिर मैं। अंकल जो एकदम से आप वांग जी को देख ही रहे थे और उनकी आंखों में कुछ था। वांग जी जो उन्हें देख के डर ही चुका था। वो शियान ने कभी वांग जी को ऐसे डरा सहमा नहीं देखा था, लेकिन आज वो उससे देख ही रहा था। अंकल ने एकदम अपनी पॉकेट से कुछ निकाला था। वो उनका सिगार था जिससे वो अपने लाइटर से आप जला ही चुके थे और फिर उन्होंने एकदम से धुआं जैसे वांग जी के ऊपर ही छोड़ा था। तो मेरा प्यारा भतीजा नहीं जाना चाहता। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो रहे थे और वांग जी जो डर के पीछे ही हो रहा था। क्या हुआ वांग जी? वो शियान पास उसकी तरफ देख ही रहा था। मेरे करीब मत आना अंकल, अब नहीं, बहुत हो गया, प्लीज़ अब नहीं, प्लीज़ आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे जलाना नहीं, मुझे मारना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं जाना। वो जैसे एकदम से डर के बोल ही रहा था और कैसे वो किसी छोटे बच्चे की तरह ही डर रहा था। वांग जी क्या हो गया आपको? वो शियान जो उसे आगे बढ़ के पकड़ नहीं चाहता था, लेकिन वो एकदम से जैसे पीछे लगी दीवार के साथ ही जा टकराया था। वांग जी, उसके अंकल जैसे उसके सामने खड़े थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो?
मेरे करीब मत आना, मुझे जलाना नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। प्लीज़ वो ब्लेड मत निकालना, मुझे नहीं काटना। मैंने क्या किया, मैंने क्या बिगाड़ा आपका जो मेरे साथ ऐसे करते हो? मुझे जीने दो। मैं बहुत मुश्किल से ठीक हुआ हूँ, बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं करो, प्लीज़ ऐसा नहीं करो। क्या किया मैंने? अंकल जो अपना सिगार वाला हाथ उसके करीब ही कर रहे थे और वांगजी जो अपने मुंह पे हाथ रखे पास रोए जा रहा था। उसने एकदम से चीख ही मारी थी और बस अगले ही बाल उसने क्या ही काट डाला था। उसने पास टेबल पे रखा हुआ वो फ्लावर पॉट अपने सर पे मार लिया था। मेरे करीब आए तो मैं खुद को मार डालूंगा, मैं पापा को बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। उसके सर से एकदम से जैसे ऊन ही निकलने लगा था और उशान ने उसे आगे बढ़ के पकड़ ही लिया। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? इनको यहाँ से भेज दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। ये बहुत बुरे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। उसने बस इतना ही बोला था और वो फिर से जैसे अनकॉन्शियस हो ही चुका था। वो शियान ने पास अंकल की तरफ देखा था और वो पास उसकी तरफ स्मार्ट करके देख रहे थे। पागल कहीं का, अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, रखो तुम इस पागल को, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है इस जैसे खिसके हुए लड़के की। जब तुम्हारा दिल फट जाए या तुम्हारी नीयत, तो इसे भेज देना वापस। हमारा तो खून है ना, हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे। वो इतना बोल के चले गए थे और वो शियान जो वांगजी को देख ही रहा था, उसने ऐसा क्यों ही किया? क्यों खुद को चोट पहुंचाई और क्यों ही अपने आप को ऐसे मारा? वो उससे पास उठा के हॉस्पिटल ही लेके जा रहा था। ये पागल उसके पल्ले ज़रूर पाट चुका है, लेकिन क्या है ऐसा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब उसे जानना ही होगा वांगजी के पास्ट में ऐसा भी क्या है। उसे सब ही पता करना है। अगर वांगजी सही नहीं होगा, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं होगी, तो वो कैसे ही विशु को अच्छे तरीके से बड़ा करेगा, कैसे उसका ख्याल रखेगा। वो उसकी रिपोर्ट्स भी साथ लेके गया था हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने फिर उससे बताया था वांगजी वैसे नॉर्मल है, लेकिन उसे पैनिक अटैक ही आया था। लेकिन ऐसा भी क्यों? शायद उसके पास कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। उसके पास्ट में कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। शायद कोई ऐसी चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा डराती हो और उसने दोबारा से वो देख ली हो। कोई ऐसा इंसिडेंट जो उसके साथ पहले हो चुका हो और उसने दोबारा उसे एक्सपीरियंस किया हो। वरना वो बिल्कुल ठीक है और अक्सर ऐसा होता है साइको पेशेंट के साथ। वो ठीक हो के भी कभी कभार ऐसे पैनिक अटैक का शिकार हो ही जाते हैं। बट कोई नहीं, ये सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने उसको पट्टी काट दी थी और अब वो होश में ही था। उसका मुंह जैसे उतरा ही हुआ था और वो शियान ने उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में बस उसके लिए अफसोस ही था। वो अब उसे फिर से घर ले ही आया था। उसके दोनों हाथों पे पहले ही पट्टी बंधी हुई थी और अब तो सर पे भी। विशु जो उसे देख के अब रोना ही शुरू हो गया था। कोई बात नहीं बेबी, मामा एकदम ठीक हैं, जाओ आंटी के साथ खेलो। उसने सिया को बुला के विशु को उसके साथ ही भेज दिया था और फिर वो वांगजी के पास ही बैठ गया। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो, क्या है? तुमने बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं, मुझे पास अंकल अच्छे नहीं लगते, मुझे डर लगता है। तुमने ये नहीं बोला वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तुमने बोला उन्होंने तुम्हें मारा, वो तुम्हें टॉर्चर करते हैं और तुम उनसे डरते हो, वो तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसा क्यों बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं तो पागल हूँ ना, कुछ भी बोल देता हूँ। तुम पागल नहीं हो, तुम एकदम ठीक हो। बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने जैसे उसे कॉलर से पकड़ लिया था और वांगजी ने कुछ भी नहीं बोला। बोलते हो कुछ या फिर मैं लगाऊं तुम्हें तो? कुछ भी नहीं है वुशियान, कुछ नहीं, तुम मारना चाहो तो मार लो, कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मैं सच में तुम्हें मारूंगा। उसने एकदम से उसके कॉलर को खींचा था और उसकी शर्ट के बटन जो खुल ही चुके थे और वुशियान बस अब उसकी बॉडी को ही देख रहा था। उसे एकदम से जैसे सब कुछ समझ में आने लगा था। पीछे हो जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? वांगजी जो एकदम से अपने आप को कवर ही करना चाहता था, लेकिन वो शियान ने जैसे एकदम से उसकी शर्ट फ्रंट से फाड़ ही डाली थी। ये करना चाहता हूँ मैं, ये करूँगा मैं। वो उसकी तरफ देख ही रहा था और
वांगजी जो अब रोने ही लगा। क्या है, क्यों रो रहे हो? ये सारे जलने के निशान तुम्हें अंकल ने दिए हैं ना? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये सिगरेट के निशान नहीं है ना, वो तो छोटा होता है ना। ये सिगार के निशान है ना। ये ब्लेड से काट तुम्हें कैसे लगे? बोलते क्यों नहीं हो तुम? ये अभी के नहीं है ना, ये पुराने हैं ना। बोलो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे वांगजी? क्या छुपा रहे हो तुम? हाँ, ये सब अंकल ने किया है, सब उन्होंने किया है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उनसे डर लगता है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या सुनना चाहते हो तुम? हाँ बोलो, सब कुछ सुनाऊंगा तुम्हें। तुम्हें जानना है मेरा पास तो सुन लो। हाँ जानना है। वो उसके पास ही बैठ गया था। जानना है तुम्हें तो सुनो, सुन सकते हो तो सुनो। मैंने तुमसे बोला था ना, तुम्हारे और मेरे माँ बाप एक जैसे हैं। हाँ वो सच था, लेकिन कुछ कुछ गलत भी। मेरे माँ बाप, उन्होंने लव मैरिज की थी। मेरी मामा पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जब मैं पैदा हुआ और मैं ऐसा था तो पापा कितना ज़्यादा दुखी हुए, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मामा फिर से कभी माँ नहीं बन पाई। पापा मुझसे प्यार करते थे क्योंकि वो मामा से भी प्यार करते थे। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मामा मुझे सबसे बचा के रखती थी, सबसे छुपा के रखती थी। उन्होंने किसी को कभी पता नहीं चलने दिया कि मैं क्या हूँ। उन्होंने सबको यही बोला था कि मैं एक लड़का हूँ, और सब यही समझते थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरती थी, जाने मेरे साथ कब क्या हो जाए। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाती थी, मैं सबसे बच के रहूँ, किसी के ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाऊँ। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं किसी को अपने आप को टच ना करने दूँ। और मैं बचपन से ही मामा की हर बात को मानता था। मैं स्कूल जाता था तो मैं चाह के भी अपने अंदर की उस औरत को रोक नहीं पाता था। कभी ना कभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात या मुझसे कोई ऐसा काम हो ही जाता था जो सब मुझ पे हंसते थे। वो सब मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। तुम जानते हो कैसा लगता है जब सब आपका मजाक उड़ा रहे हों। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। मुझे क्या पता था मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। फिर जब मैं 14 साल का था और मैंने अपने फर्स्ट पीरियड को एक्सपीरियंस किया था, तुम जानते हो सब ने कितना ज़्यादा मेरा मजाक बनाया था, और तब मुझे पता चला था कि मैं क्या हूँ। मैं एक पूरा मर्द नहीं हूँ, एक पूरा लड़का नहीं हूँ। मैं क्या करता बोलो? मेरे क्लास में सब बॉयज़ थे, और वो कैसे मुझे बुली करते थे, वो कैसे मुझे टच करते थे। मैं कितना ज़्यादा डर जाता था। मैंने कितनी मुश्किल से खुद को बचाया, और फिर मैंने पापा को बोला था मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, लेकिन उन्होंने कहा सब सही हो जाएगा। मुझे एक मर्द बनना चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। मैं चुप हो गया। मैंने कितनी ज़्यादा छुट्टियां काट ली थी, और फिर चाचू जो मेरे लिए एक ट्यूटर ही ले आए थे। वो बस एक लड़का ही था, शायद मुझसे कुछ साल ही बड़ा होगा, लेकिन उसे जॉब की ज़रूरत थी। वो अच्छा था, इंटेलिजेंट था। वो मुझे पढ़ाने आता था, और फिर मैंने कितनी जल्दी फ़ील कर लिया। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं उसे सोचता था। वो जानबूझ के मेरे करीब होता, जानबूझ के मुझे अपने करीब करता। मुझे समझाने के बहाने, मुझे कुछ सिखाने के बहाने वो जानबूझ के मुझे टच करता था। मैं समझ नहीं पाता था। इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था तब मैं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर तुम जानते हो एक दिन उसने क्या किया था। मामा पापा उस दिन एक पार्टी पे जाने वाले थे, और अंकल वो ऑफिस में थे। हमारे सारे सर्वेंट पास काम ही कर रहे थे, और वो मेरे कमरे में पास मुझे पढ़ाने ही आया था। मैं कितना ज़्यादा थक गया था, और वो गर्मियों के दिन थे। उसने मेरे लिए जूस मंगवाया, और जब मैंने वो जूस पिया मुझे कुछ होश नहीं रहा था। और जब मुझे होश आया मैं बहुत ज़्यादा पेन में था। मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तुम जानते हो। वही दर्द जो मैंने तुम्हें दिया। तब मैंने पहली बार अपनी इज्जत खोई थी। मैं कितना ज़्यादा रो रहा था, और वो पास मेरी तरफ देख के शैतानों की तरह
ऊंचे ऊंचे कह कही लगाए जा रहा था। उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया जिसमें वो अपनी सारी ज़िंदगी रिकॉर्ड काट चुका था। उसने बोला अगर मैंने किसी को बताया तो वो ये सबको दिखा देगा। मेरे मामा पापा मुझे जान से मार डालेंगे। मैं चुप हो गया और मुझे सच में डर ही तो लगता था। जो कुछ हो चुका था और मैं कितना ज़्यादा पेन में था, मैंने किसी को नहीं बताया। वो चला गया और मैं बस वहीं रोता ही रह गया था। शाम को अंकल ही पहले आए थे। मामा पापा जो पार्टी के बाद डिनर के लिए चले गए थे और मैंने डरते डरते अंकल को बता ही दिया था। उन्होंने बस मेरी तरफ देखा ही था। मैंने उनको बताया उसने क्या किया मेरे साथ। वो मुझे अपने पास बुला रहे थे और जब मैं उनके पास गया वो पास मुझे देख ही रहे थे। वो पहले दुखी थे, उनकी आंखों में मेरे लिए फ़िक्र थी। मैंने उनको बताया मेरा ट्यूटर मुझे कहाँ कहाँ ही टच करता था। मुझे उन पे बहुत ज़्यादा यकीन था वो मेरी हेल्प करेंगे। अंकल थे ना, उनके भाई का बेटा था ना मैं, और उन्होंने कितने ही अच्छे से हेल्प की मेरी। वो आँखें जहाँ पहले मेरे लिए प्यार था, मेरे लिए फ़िक्र थी, मेरे लिए दुख और अफसोस था, मेरी बॉडी को टच करने के बाद उन आँखों में क्या था मेरे लिए सिर्फ हवस ही थी। मैं कुछ नहीं समझ पाया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने कपड़े उतारूं, उन्हें दिखाऊं कि मेरे ट्यूटर ने मेरे साथ क्या किया। मैं कैसे समझता, नहीं समझ सका मैं। मुझे यही लगा ना, चचा भी तो बाप जैसा ही होता है ना। मैंने उन्हें साफ दिखाया। मैंने अपनी शर्ट उनके आगे खोल दी और तब मैं बस बचपन से जवानी में दाखिल हो ही रहा था। मेरी बॉडी चेंज हो रही थी। अंकल जो पास मेरी बॉडी को देख रहे थे और टच ही कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कितना ज़्यादा डर गया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तब कितनी ज़्यादा देर हो चुकी थी। उन्होंने एकदम से मुझे बेड पे ही लिटा लिया था। मैं कुछ भी नहीं समझा और अगले ही पल अंकल मेरे ऊपर थे। तुम जब अपने ट्यूटर के साथ ये सब कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? उन्होंने बस इतना ही बोला था। इसके बाद मुझे बस कुछ होश नहीं था। मैं बस जी ही सकता था, रो ही सकता था। मेरे ट्यूटर ने जो भी मेरे साथ किया था तब मैं बिल्कुल होश में नहीं था, लेकिन अंकल वो तो जैसे मुझे अंदर तक चीर फाड़ ही चुके थे। बस चुप हो जाओ प्लीज़। वो श्यान ने एकदम से जैसे कानों पे हाथ ही रख लिए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसका दिल जैसे फटने ही वाला था। वांगजी के साथ इतना सब कुछ हो गया, क्यों चुप कर जाऊँ मैं? अभी तो शुरुआत है ना, सुनो तुम। वो पहला मनहूस दिन था जब मैंने 2 बार अपनी इज्जत खोई थी। तुम जानते हो एक 14 साल के बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी, जो मेरे ऊपर गुजरी थी। अंकल ने बिल्कुल मुझे माफ़ नहीं किया। उन्होंने भी वही सब किया जो मेरा ट्यूटर मेरे साथ काट चुका था। उन्होंने बस मुझे चुप ही करवा दिया। उन्होंने मामा पापा को यही बोला कि मैं डर गया हूँ, मुझे कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है। और मामा पापा वो बिल्कुल भी ज़्यादा आप इस बात पे गौर नहीं कर रहे थे कि मैं चुप चुप रहने लगा हूँ। कुछ दिन बाद मामा जो एक एक्सीडेंट में मुझे छोड़ के चली गई थी। पापा जो उनके काम में बस बिज़नेस के ही होके रह गए और उन्हें बिल्कुल होश नहीं था कि मैं भी हूँ। मुझे उनके प्यार की ज़रूरत है, उनकी केयर की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंकल के ऊपर डाल दी थी और अंकल बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। पापा ने खुद को हाथ से ज़्यादा ही बिज़ी कर लिया था। वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते थे। वो बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं देते थे मुझे, ना मेरी मामा की याद को कि कभी वो आ सके उन्हें। अंकल ऐसे ही थे। वो मुझे अपने रूम में ज़बरदस्ती सुलाते थे। उन्होंने पापा से यही बोला कि मैं अकेला हूँ, मुझे डर लगता होगा, वो मेरे साथ रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। और वो कितने अच्छे से ख्याल रखते थे ना मेरा। वो मुझे पिल्स ला के देते थे ताकि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। तुम जानते हो एक 14 साल के बच्चे को पिल्स देना कैसा है, लेकिन मैंने ये सब किया ना, सब बर्दाश्त किया। मैं जब भी उन्हें बोलता था मैं पापा को बताऊंगा या शोर करूंगा, तो वो क्या करते थे, यही करते थे तुम देख रहे हो। वो
मुझे ऐसे ही सिगार से जलाते थे। उनके पास ब्लेड्स थे जो मुझे काटने के लिए यूज़ करते थे। बेल्ट तो कहीं भी नहीं गए थे और उनका जूता वो कितने ज़ोर से मेरे सर पे लगता था। बहुत दर्द होता था मुझे, बहुत ज़्यादा ही दर्द होता था। और जब इससे भी उनका दिल नहीं भरता था तो मेरी सिसकियों को दबाने के लिए वो मेरे मुंह पे कपड़ा ही बांध देते थे। मेरे गले में वो डॉग वाला बेल्ट डाल के उसकी चेन वो अपने बेड से ही लगा देते थे। बस मैं चुप ही था। मेरी सिसकियाँ मेरे अंदर ही दम तोड़ जाती थीं। ये सब बर्दाश्त किया मैंने। मैं कितना टाइम ऐसे था और मैंने कितने साल तक ये सब बर्दाश्त किया है। मैं ऐसे ही था जैसे कोई लावारिस हूँ। मेरे बाप के होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। मैं 18 का हो गया था और फिर अंकल ने मुझे यूज़ करना शुरू कर दिया। वो मीटिंग्स के लिए, कभी कभार अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उन्हें मेरे कमरे में भेज देते थे। वो मुझे ड्रग्स देते थे और जो करना चाहते थे मेरे साथ करते थे। मैं एक प्ले बॉय बन चुका था उनके लिए, एक खिलौना जिससे वो जैसे चाहे खेलते थे। और वैसे भी मैं तो था ही ऐसा ना। चुप कर जाओ प्लीज़। वो शियान जो उसे आगे बढ़ के आगे काट चुका था और उसकी आंखों में कितने सारे आंसू थे। पापा हमेशा बाहर ही रहते थे। कभी वो मुल्क से बाहर होते थे और कभी घर से बाहर। और फिर एक रात जब अंकल के 3 दोस्त इकट्ठे ही मेरे पास आ गए थे, मैं तब होश में ही था और मैंने किसी तरीके से वो मेडिसिन नहीं ली थी। मैंने बस अपनी सारी फोर्स ही यूज़ कर डाली थी उनसे बचने में। और बस ऐसे ही खुद को बचाते बचाते मैंने अंकल के सर पे कोई भारी चीज़ ही मार डाली थी। उन्हें लगा अंकल मार गए और वो चले गए थे। और फिर अंकल ने मुझे कितना ज़्यादा ही मारा था। उन्होंने पापा को मेरी शिकायत लगाई कि मैं बहुत गलत काम करता हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड हैं और जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैंने उनको मारा। पापा ने भी मुझे हद से ज़्यादा ही टॉर्चर किया। उन्होंने मुझे कितना ज़लील किया, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी कोई भी दलील उन्होंने नहीं सुनी और मुझे बाहर ही भेज दिया मेरी आंटी के पास और बोला कि अब मैं वहाँ पे ही रहूँ। और तब मुझे पता चला था मैं जब तक खुद अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लूँगा कोई भी नहीं लेगा। मेरा बाप जो सब कुछ देख के भी अंधा बन जाएगा वो कभी मुझे बचा नहीं सकेगा। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं कैसे दूसरों के ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ। और फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था इससे पहले कि कोई मेरे साथ बुरा करे मैं खुद उसके साथ बुरा करूँगा। मैं वहाँ पे बस ऐसे ही रहा था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपनी स्टडीज़ पे फोकस करता था। लेकिन 5 सालों में मैं एक दिन भी सुकून से सो नहीं पाया। वो सारी यादें मुझे तंग ही करती थी और मैं एक पूरा पागल ही बन चुका था। और रही सही का असर मेरे दूसरे चैंटर ने पूरी कर दी थी। मेरे अंदर की वॉर्म जो पास तड़प तड़प के एक बच्चे के लिए बेचैनी थी। मैं कितना ज़्यादा पागल था, मैं कितना ज़्यादा मजबूर था। मैंने अपना सारा पागलपन तुम पे निकाल दिया, सारी दरिंदगी तुम पे दिखा दी। मुझे माफ़ कर दो वशियान, मैं सच में बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो एकदम से कैसे फूट फूट के रो रहा था और वो शियान का दिल जो उससे कहीं ज़्यादा दर्द में था वो वांगजी को आगे काट चुका था और उसके आंसू जो वांगजी के बालों को भिगो ही रहे थे। बस चुप हो जाओ, बहुत रो लिया तुमने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। और जो कुछ मेरे साथ होना था उसमें तुम्हारा इतना भी कसूर नहीं। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे ने भी नहीं दिया ना। मेरे साथ तो ये होना ही था। आई एम सॉरी, मैं कभी समझ नहीं पाया तुम्हारे प्यार को। मुझे यही लगता था कि मेरे लिए कोई लड़की होगी, लेकिन मुझे समझना चाहिए था तुम्हारी फीलिंग्स को। मुझे एक बार तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और अगर मुझे इसकी सज़ा मिली है तो बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया वशियान, मैं खुद बुरा था, मेरा करैक्टर ख़राब था और मैंने हर चीज़ का बदला जैसे तुमसे ले लिया। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा करैक्टर ख़राब नहीं है। करैक्टर तो उन लोगों का ख़राब है ना जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया।
तुम फिक्र नहीं करो वांग जी, जो होना था हो चुका है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारे अंकल को बिल्कुल भी नहीं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ? तुम्हें कैसे एकदम से पागल बना दिया उन्होंने? उन्होंने नहीं, उसने। तुम रेडी हो ना? तुम मेरा साथ दोगे? हम उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये तुम्हारे हस्बैंड का ऑर्डर है, तुम्हें फॉलो करना ही होगा। वशियान ने बस वैसे ही वांग जी को अब दिलासा ही दिया था, और वो अपना दिल तो साफ कर ही चुका था उसकी तरफ से। बस अगर उसके साथ बुरा हुआ तो क्या हुआ, वांग जी के साथ उससे ज़्यादा ही बुरा हुआ। और क्या हो गया जो वांग जी उससे पहले प्योर नहीं था, उससे वर्जिन नहीं था, वो उसे फिर भी एक्सेप्ट करेगा। वो समझ सकता है उसके दर्द को, कैसा ही फील होता है जब हमें पैदा करने वाले माँ बाप भी हमारा साथ ना दें, जब वही हमें ना समझें, जब वही हमारे जेंडर की वजह से हम में फ़र्क करें। तो वो शान साहब समझ सकता है, उसे वांगजी से हमदर्दी है, और शायद वो कभी उससे प्यार भी कर ही लेगा। वांगजी और वो शान ने फिर मिल के ही उसके अंकल के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी, और अंकल जो कितना ज़्यादा गुस्से हुए थे, और वांग जी के पापा, उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वांग जी ने उन्हें सब सच बता ही दिया था, और वो शान अब उसके साथ था, उसे कुछ भी डर नहीं था। अंकल को पुलिस अरेस्ट कर ही चुकी थी, और फिर उन्हें अब सज़ा भी तो मिलनी थी। वो गुस्से से वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। अगर मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया तो तुम्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो इस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की। तो तुम क्यों बचे हुए हो? बोलो, हम दोनों एक जैसे हैं ना? तो सज़ा सिर्फ एक को क्यों मिलेगी? सज़ा एक को इसलिए मिलेगी क्योंकि एक सज़ा मिलना डिज़र्व करता है, और मैं वांग जी को माफ़ कर चुका हूँ, और लेकिन वांग जी ने आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। तो जाइए, जो आपने किया उसे भुगतिए। वो श्यान ने वांग जी को हाथ कर लिया था, और अंकल आप जा ही रहे थे अपना किया भुगतने के लिए। वांग जी की आंखों में कितने सारे आंसू थे, और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक दिन ये वशियान उसके काम आएगा, उसकी इज़्ज़त को बचाएगा, और उसे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा जिस वशियान को उसने टॉर्चर किया था, जिसे सबकी नज़र में बदनाम किया था। थैंक यू सो मच हस्बैंड। हस्बैंड भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो। क्या हस्बैंड की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे? तो मैंने वही तो किया ना। क्या किया मैंने? कोई एहसान किया तुम पे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं किया। चलो, आप मुझे रोती धोती शक्ल नहीं दिखाओ। मुझे अपनी वीना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हमें घर चलना होगा। कौन सी वीना? वही वीना जो तुमने मार दी थी, जिसका तुमने कौरमा बना के मुझे खिला दिया था। चलो आप दोबारा से उसे चल के ज़िंदा करो, नहीं तो बहुत बुरा करने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ। वो उसे हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, और वांग जी जो सोच ही रहा था, जाने आप उशियान क्या ही करेगा। वो घर आ चुके थे, और वीशु जो अपनी दोनों आंटीज़ के साथ खेल ही रहा था। बेबी, तुम अपनी आंटीज़ के साथ बिज़ी रहो, मैं ज़रा तुम्हारी मामा को पनिशमेंट दे दूँ। इसने कितना ज़्यादा बुरा किया मेरे साथ, ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते। और हाँ, पापा और मामा मेरी बात ध्यान से सुन लें। आज के बाद बिल्कुल भी मामा घर से बाहर नहीं जाएंगी मीटिंग के लिए, तो बिल्कुल नहीं। और आप भी ये लेट नाइट पार्टीज़ में जाना छोड़ दें। अपनी वाइफ को टाइम दिया करें, नहीं तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस हूँ, तो सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। समझ गए तुम लोग? जा रहा हूँ मैं। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, चलो मेरे साथ। उसने वांग जी का हाथ पकड़ के जैसे उसे खींच लिया था, फिर वो उसे लेके ऊपर आ ही गया था। चलो पहले तुम्हारी बैंडेजेस चेंज करें, जहाँ से देखो टूटे फूटे हो। मजाल है जो कोई एक चीज़ सही सलामत हो तुम्हारी। वो कैसे उसे नॉर्मली बातें कर रहा था, और उसे पट्टियाँ भी लगाए जा रहा था उसके दोनों हाथों पे, और उसके सार की बैंडेज भी तो कर ही दी थी उसने। वांग जी पास देख ही रहा था। यही वो शांत तो वो चाहता था, एक ऐसा हस्बैंड
एक ऐसा पार्टनर जो उससे प्यार करे, उससे केयर करे, उससे नफ़रत नहीं करे, उसे बिल्कुल भी अलग नहीं समझे, उसे एक्सेप्ट करे, जैसा वो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे। वांग जी पास उसकी तरफ देख ही रहा था और वो शान अपना काम कर ही रहा था। क्या है, देख देख के नज़र लगाओगे क्या, या आँखों से खा जाओगे मुझे? तुम बहुत अच्छे हो वुशियान, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। हाँ, बुरा तो किया तुमने, जो मेरी वीना को मार डाला। बकवास बंद करो। कौन सी वीना? वही वीना जो तुमने अपने अंदर छुपा के रखी है। मुझे नहीं पता, उसे निकालो बाहर। क्या बकवास किए जा रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, मेरी वीना मुझे वापस चाहिए। वो कितनी अच्छी थी, वो कितनी सॉफ्ट थी, वो कितनी ज़्यादा सेक्सी थी, कितनी ज़्यादा हॉट थी। उसके होंठ वो कितने अच्छे थे, तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल नहीं, वेयर इज़ वीना, निकालो उसे। उसने जैसे एकदम से वांगजी को बेड पे लिटा दिया था। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। निकालोगे क्या? मैं खुद निकाल लूँ। हाँ निकाल लो, जहाँ से निकाल सकते हो निकाल लो। मैं तो उसे खा गया था ना। हाँ तो बात सही है, फिर तुम्हारे अंदर से उसे निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। वो उसके ऊपर ही था और वांग जी की टाटा चलती जुबान वो अपने होठों से बांध कर ही चुका था। आई लव यू वांग जी, मैं अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करूँगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? नहीं, प्यार नहीं करता, बस वैसे ही बोल दिया मैंने आई लव यू। सोचा बोल दूँ, वैसे भी बीवियों को बोलना चाहिए, नहीं तो वो बाहर मुंह मारने लग जाती हैं। उसने बोला था और वांग जी फिर चुप ही हो गया था। वो शान बस उसकी बॉडी के साथ अब खेल ही रहा था। वो उसे किस कर रहा था और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वांग जी की बॉडी चाहे जैसी भी हो, वो जो भी हो, चाहे वो इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, वांग जी बस उसका है और उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द सहा है और अब उशान उसके हर दर्द की दवा बन के उसके साथ रहेगा। हाँ, चाहे वांग जी से वो भी प्यार नहीं करता, बस उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया है। वो अच्छा हस्बैंड बन के रहेगा, उससे प्यार करेगा, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। और प्यार का क्या है, वो तो होते होते हो ही जाएगा ना। हाँ ज़रूर ही हो जाएगा। जब एक जानवर से हो जाता है तो एक इंसान से क्यों ही नहीं होगा। वो वांग जी को उसका वाइफ होने का पूरा राइट देगा। वो उसे ऐसे ही शो करवाएगा जैसे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे वांग जी को खुश रखना है ताकि उसका बच्चा खुश रहे। उसे यही सब करना होगा। वो आज पहली बार अपने होश में और अपनी मर्ज़ी से वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ था। वांग जी जो उसे अब हक कर के पास सो ही रहा था और वो जियान जो प्यार से उसके बालों में हाथ ही फेर रहा था। तुमने बहुत दर्द देख लिया, बहुत कुछ बुरा कर दिया, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें भी और अपने बच्चे को भी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा। मुझे कोई वीना नहीं चाहिए, मैं स्वांग जी के साथ ही खुश हूँ। उसने बस उसके फोरहेड पे किस की थी और वांग जी के होंठों पे बस स्माइल ही थी। उसने आज वो पा ही लिया था जिसे वो पाना चाहता था, जिससे वो प्यार करता था। उसका वशियान, उसका छोटा सा हस्बैंड आज उसके साथ है और उसे और कुछ भी नहीं चाहिए।